हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो है जो 4 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, उसमें से जो है बीजेपी को जो है 3 राज्यों में बम्पर जीत मिली है। बम्पर क्या है, जो नॉर्मल जो है वो जीत मिली है। और एक राज्य में जो है तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने जो है वहाँ पर जो है ज़बरदस्त जीत हासिल की। रेवंत रेड्डी ने जो है शायद सीएम भी वही बने, रेवंत रेड्डी। एक जो उनका स्टेट है तेलंगाना, उसके अंदर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और बाकी के 3 स्टेट, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तीनों में बीजेपी आई। और एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, हालांकि उन लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को फुल मेजोरिटी दिखाई थी और उसी के हिसाब से सीट आई भी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी एग्जिट पोल थे, सारे कांग्रेस को दिखा रहे थे आगे। और बीजेपी की कहीं पे भी सरकार, राजस्थान में हालांकि कट्टम कट फाइट थी, पर वहाँ तो कांग्रेस कम से कम भी तो 40 सीट पीछे होगी। और वैसे ही सेम टू सेम छत्तीसगढ़ में हो गया उनके साथ। वहाँ 68 से वो लोग सीधे जो है 36 पे आके रुक गए। वहाँ कम से कम वो लोग का 30 सीट का फर्क हो गया, 30-32 सीट का। तो मेरे को तो ये आजकल के एग्जिट पोल भी समझ में नहीं आते, कैसे एग्जिट पोल क्या एनालिस्ट निकालते हैं। अरे फेर बदल होता है एग्जिट पोलों का, तो एक 8-10 सीट या 5-7 सीट का हो सकता है। ये तो सीधे सीधे कम से कम 30-30 सीटों का फर्क है। पर मेरे इस बारे में इसकी जो जानकार है वो लोग बताते होंगे कैसे वो लोग एनालिसिस निकालते हैं, वो उनकी बात है। बहरहाल हम लोग जो है पहले आएंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है बीजेपी ने जीता कैसे? क्या बीजेपी ने जीता उसके अंदर बीजेपी की मेहनत थी, या फिर कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी उसने जिता दिया? ये एक समझने वाली बात है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी 6 महीने पहले जो ओपिनियन पोल आए थे, सब में कांग्रेस की एकदम फर्स्ट क्लास मेजोरिटी दिखा रहे थे, एक 4-5 महीने पहले। और ऐसा क्या हो गया कि 4-5 महीने में कांग्रेस की ये हालत होगी? दोस्तों, इसमें एक देखने वाली बात ये भी है। इसके लिए मेरा जहाँ तक अपना, मैं पर्सनल बोलता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं बोलूँगा। मैं अपना, मेरा जो जो भी पर्सनल ओपिनियन है, उसके लिए जो है जिम्मेवार कांग्रेस के ही नेता हैं। ये हार के जो भी जिम्मेवार है वो कांग्रेस के नेता हैं, ना जी कि ये बीजेपी की कोई बड़ी जीत है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो अपने जैसे वो लोग काम करते थे वैसे कर रहे हैं। और कोई बोल रहे, टीवी में बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में बहुत सारे एंकर, बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह की जो लाडली बहना योजना है उसने काम कर दिया। हाँ, उसने काम किया, ज़रूर काम किया, पर उसने उतना काम नहीं किया जितना काम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गुटबाजी ने कर दिया। ये आखिरी का काम। और कमलनाथ का ये कहना, अगर 2-3 सीटें आप लोग समाजवादी पार्टी को दे देते तो आप लोग का क्या जाता? और कमलनाथ का घमंड, इतना अहंकार में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी जो है कहीं कहीं जगह झुक के भी चलना पड़ता है। अगर एनो टाइम सीना तान के चलोगे तो कहीं, अगर समझ लो दरवाज़ा अगर छोटा हुआ तो सर में तो पड़ेगी।
वही हाल हो गया आज इनके साथ। कमलनाथ के अहंकार और उनकी मनमानी के चक्कर में कांग्रेस हाईकमान ने ये गलती की। इसकी जो राजस्थान की हार, मध्य प्रदेश की हार को मैं, जो वहाँ की लोकल लीडर हैं, ये उनकी वजह से हुई है। कुछ गलतियाँ क्या पता अपने कांग्रेस हाईकमान से भी हुई होगी, पर ज़्यादातर ये जो गलतियां हैं, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे कमलनाथ हो, ये लोग एक ही टाइम के लीडर हैं। शायद हम लोग पैदा नहीं हुए जब से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, पर गलतियां जो है इनसे ही हुई हैं। अब देखना, शायद कमलनाथ और अशोक गहलोत का कैरियर बस यहीं तक है मेरे हिसाब से। जैसे बीजेपी में रमन सिंह और वसुंधरा राजे को साइड कर दिया गया, तो अब कमलनाथ और अशोक गहलोत का भी कैरियर यहीं तक है। अब आगे उनका जो है कुछ होने वाला नहीं है। उनको एक चांस ये मिला था, देख लिया है, उनके ने क्या करना था नहीं करना था ये दिख गया है। अब आगे जो है यंग लीडरों को पेश किया जाएगा दोनों पार्टी की तरफ से। और अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, राजस्थान में किसको बनाएगी, और हालांकि मध्य प्रदेश में भी किसको बनाएगी। अभी मध्य प्रदेश में मैं आऊँगा बीजेपी की तरफ। भाई साहब, मध्य प्रदेश में मोदी जी ने गिन चुन के कुछ सभाएँ की होंगी। मध्य प्रदेश की जो इलेक्शन जीता है वो मोदी जी के चेहरे पे नहीं जीता है। जो भी इलेक्शन बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती है, पहला नंबर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और दूसरा नंबर शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, उसने कमाल दिखाया। धुआंधार प्रचार किया शिवराज सिंह ने। बहनों के मामा लाडली बहना योजना ने कमाल दिखा दिया। उसकी वजह से फंस गए कमलनाथ। और कुछ कमलनाथ की तो कम से कम भी तो एंटी जो कांग्रेसी हैं उनकी वजह से तो कम से कम मेरे हिसाब से तो आधी तो बीजेपी उनकी वजह से जीती। कांग्रेस के अक्सर नेता लोग कहते हैं कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और जो रहा सहा काम था वो शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना ने कर दी। अब बारी है दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, पहले नंबर तो कमलनाथ जी पे पक्का उनकी राजनीति अब खत्म है। हो सके उनके जो बेटे क्या है वो एमपी हैं, उनको भले ही आगे प्रमोशन दिया जाए, पर उनकी राजनीति खत्म है। और आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से एमपी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, उसका अगर चुनाव होगा तो रेस में जो है 2-3 घोड़े हैं, और पहला घोड़ा उसमें जीतू पटवारी है। यंग लीडरों को पेश करेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ओल्ड गार्ड को साइड में लगाने की फेरिस्त चल रही है। एक अकेला मोदी के नाम से 3-3 स्टेट जीत लिए गए, और सेम टू सेम जैसा हाल ये हुआ है, यहाँ कमलनाथ का जैसा हाल हुआ, सेम टू सेम राजस्थान में अशोक गहलोत का भी वही हाल हो गया। एग्जिट पोल आने के बाद बहुत से आदमी बोल रहे थे कि वहाँ का रिवाज बदल जाएगा, अशोक गहलोत बैक करेंगे। उस टाइम पे भी मेरे को शक था, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सचिन पायलट को मैनेज किया कांग्रेस हाईकमान ने, जो है उनको CWC में रखा और उनको मैनेज किया सचिन पायलट को, पर फिर भी नहीं हुआ। अशोक गहलोत के खिलाफ भी अब यही होने वाला है। कांग्रेस हाईकमान आखिरी चांस है, ओल्ड गार्ड हो गए हैं, अब क्या करना है। जैसे बीजेपी ने साइडलाइन किया वैसे ही अब अशोक गहलोत का भी नंबर आएगा। शायद सचिन पायलट को वहाँ की कमान सौंपी जाए,
सचिन पायलट को नहीं भी कमान सौंपी जाती, चाहे डोटासरा के पास ही गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ के पीसीसी के चेयरमैन हैं, शायद उनके पास ही भले ही रहने दो, पर गलतियाँ तो कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर बहुत सारी हुई हैं, एक गलती नहीं हुई है। ये जो 3 इलेक्शन बीजेपी जीती है, इसमें जो है 50% कांग्रेस के ही आदमियों ने उनको इलेक्शन जीता है। 50% ही बीजेपी वालों ने मेहनत करके जीता है ये 3 इलेक्शन। ये बात एकदम सच है, ज़मीन की आवाज़ है ये। अगर कांग्रेसियों के अंदर गुटबाजी नहीं होती, सही से काम अगर किया होता तो बीजेपी जीतती नहीं। और बीजेपी के लिए तो अच्छा है, अब 2024 का जो इलेक्शन आएगा उसमें मोदी को हराने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। भले ये इंडिया अलायंस कितना भी दावा करता हो, बहुत मुश्किल है। अब जो है तुरुप का इक्का और निकलेगा। और सेम टू सेम ऐसी हाल छत्तीसगढ़ में हुआ। शायद भूपेश बघेल का काम पसंद नहीं आया हो जनता को, और हो सकता है बीजेपी वहाँ पे अच्छा काम किया हो, बीजेपी ने के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया हो। वहाँ पे भी गुटबाजी थी कांग्रेस में, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में वहाँ पे भी गुटबाजी थी। गुटबाजी तो पॉलिटिक्स में हर कहीं रहती है, सब अपने अपने के लिए जगह बनाने के लिए हर जगह रहती है, पर ऐसी गुटबाजी नहीं होनी चाहिए जहाँ पार्टी को नुकसान हो। ऐसी भी गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के लिए साइड इफेक्ट क्या रहा? बीजेपी के लिए तो बोलते हैं ना, मिट्टी में हाथ लगाया सोना बन गया। कहाँ बीजेपी को एक स्टेट मिलने वाला था मध्य प्रदेश, और उनको तो 2 मिल के फ्री में गिफ्ट। राजस्थान भी लो और छत्तीसगढ़ भी लो। छत्तीसगढ़ में तो कोई बोल ही नहीं रहा था, छत्तीसगढ़ भी आ गया। तो बीजेपी का तो वही हाल हो गया। अब मोदी जी को 24 में रोकना मेरे को लगता है नामुमकिन है, मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं हो सकता है। अगर यही हाल रहे, इंडिया अलायंस अगर सही से लड़े तो शायद कुछ हो सकता है, नहीं तो इस टाइम पे मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। भले ही मोदी जी ने जो है बीजेपी ने या आरएसएस ने कुछ थोड़ा बहुत उनसे मिस्टेक हुई होगी, पर इतने भी ख़राब जो है कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने जो है अच्छे भी जो है स्कीमें चलाई हैं। तेलंगाना में वो लोग जो है 8 सीट लेके गए। वहाँ कांग्रेस जो जीती उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को भी जाता है, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस जीती वो बगल का राज्य कर्नाटका, वहाँ पहले कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की वही हवा बन के जो है तेलंगाना में आ गई, तेलंगाना में कांग्रेस जीती। और केसीआर के खिलाफ पहले से घोटाले, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ कांग्रेस की लहर चली। और कांग्रेस की लहर चलने का मतलब है वहाँ पर जो है कांग्रेस के जो पीसीसी के जो चेयरमैन है रेवंत रेड्डी, वो भी पॉपुलर लीडर है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। और जो भारत जोड़ो यात्रा चली राहुल गांधी की, वो भी जो है उसकी वजह से भी बहुत उनको फीडबैक मिला। दक्षिण के दरवाजे भले ही पूर्व के नॉर्थ के दरवाजे कांग्रेस के एक आध बंद हो गए हों, पर दक्षिण के दरवाजे कांग्रेस ने 2 खोल लिए अपने लिए। दक्षिण के दरवाजों पर कांग्रेस मजबूत होती ही जा रही है। पहले कर्नाटक जीता, अब तेलंगाना जीत लिया। अब लोकसभा इलेक्शन आएंगे तो तेलंगाना जीतना माने दोनों जो है आईटी सिटी, ज़्यादा बहुत बड़ा पैसे वाले जो है स्टेट दोनों।
पैसे के हब हैं दोनों, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो। दोनों डेवलपमेंट सिटी है, डेवलपमेंट राज्य है दोनों। दोनों राज्य कांग्रेस ने जीत लिए। इस टाइम पे भी कांग्रेस के पास 3 राज्यों में सरकार होगी। हिमाचल उनके पास है ही है। कांग्रेस के अंदर अगर आपस में अगर ये लोग नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस जो है जीत सकती है। इन्होंने काम अच्छा किया था। आखिरी टाइम पे कमलनाथ का जो एक बाबा को लेके आके हेलीकॉप्टर में घुमाना, जो बागेश्वर धाम के बाबा है उनको घुमाना, और जो एक पत्रकार है जिसके साथ कमलनाथ बैठे थे हेलीकॉप्टर पे, वो है, कुछ असर वो भी डाल दी। सेम टू सेम राजस्थान में हो गया। अब आता है बीजेपी का नंबर। अब बीजेपी के पास अब मुख्यमंत्री बनाने का दिल्ली दरबार में जो है बहुत दरबारी हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी क्या करेगी क्या पता। शिवराज सिंह चौहान बगावत भी कर सकते हैं अगर उनको सीएम नहीं बनाया, कैलाश विजयवर्गीय को बनाया या नरोत्तम मिश्रा को किसी को बनाया, तो शिवराज सिंह चौहान 100% बगावत करेंगे, क्योंकि उनके दम पे ये जीत आई है। और गुजरात लॉबी नहीं चाहती कि शिवराज सिंह चौहान सीएम बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बीजेपी के अंदर अगर कोई फाइट दे रहा है तो एक है उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान। तीसरा पत्ता एक था, वो तो इन्होंने कट कर दिया। वो पत्ता था नितिन गडकरी, उनको साइडलाइन कर दिया। और अब शिवराज सिंह चौहान जीत के आए हैं तो अब इनका आंखों में जो है ज़्यादा चुभेंगी। तो शायद हो सकता है अगर शिवराज सिंह चौहान को मैनेज कर लेंगे, क्या पता अगर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को छोड़ के दूसरे को सीएम बनाया तो पक्का टूट पड़ेगी। ये 100% है। शिवराज सिंह की लॉबी जो है बहुत एक्टिव काम कर रही है वहाँ। ये दिल्ली को समझना होगा और ये आरएसएस को भी समझना होगा। आरएसएस भी जो है शिवराज सिंह चौहान को पसंद करता है। दिल्ली लॉबी को साफ साफ संदेश दे दिया होगा कि भाई सरकार अगर लेके आए हैं तो इनको ही बनाया जाए। हालांकि दिल्ली लॉबी चाहती नहीं है, ना अमित शाह चाहता है, ना नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। उनकी पॉपुलरिटी इतनी सारी ज़्यादा है। और अभी तो 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे उस टाइम पे आरएसएस जो है पीछे से जो है उसका अपना डबल गेम खेलने वाला है। अगर ये अभी 3 राज्य नहीं जीते होते तो शायद मोदी जी का नंबर 2024 में नहीं आता। अब आरएसएस को थोड़ा दबने का और थोड़ा मोदी जी के बाद एज हो गया। अगर ये नहीं जीते होते तो मेरे को नहीं लगता कि 2024 में मोदी जी का चेहरा रहता। अब हालांकि इनके पास मौका है, 2 स्टेट मोदी जी अपने दम पे लेके आए। हालांकि मध्य प्रदेश हम कह नहीं सकते, वो लोग भले ही मोदी जी जोड़े मध्य प्रदेश, पर मध्य प्रदेश जो है शिवराज सिंह चौहान की वजह से आया है, पर नाम तो जो है मोदी जी का है ना। तो 3 स्टेट मोदी जी लेके आए हैं तो ये कहने के लिए तो होगा। हालांकि आरएसएस नहीं चाहता, आरएसएस चाहता है बाबा को बनाना। ये अंदर की बात है। बाबा का भी जलवा कायम है। यूपी में अपने दम से दोबारा सरकार बनाई बाबा ने। पॉपुलर है बाबा और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। और मोदी जी की अपनी पॉपुलरिटी है। गुजरात लॉबी भी अच्छा काम कर रही है, अपने स्टेट में ज़बरदस्त मेजोरिटी लेके आए थे। पर
अब मोदी जी को बूस्टर मिल गया, और ये बोलने का भी, ये जो 3 स्टेट हैं ये बोलने का भी, तभी तो आज मोदी जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी शायद 5-6 बजे, नहीं तो वो इतने चुनाव जीते मोदी जी ने कभी नहीं बुलाई, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था शायद। ये जो है भय है, और आरएसएस ने भी अच्छा काम किया अंदर ही अंदर। अब शायद 2024 में गुजरात लॉबी को इतनी जल्दी साइडलाइन नहीं किया जा सकता। हालांकि 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसी में जो है 3 या 4 विधानसभा भी होंगी, एक हरियाणा में होंगे, एक महाराष्ट्र में होंगे, और 1-2 जगह है। महाराष्ट्र में इनकी जगह कैसी है नहीं कह सकते, हरियाणा में तो शायद जाने वाले हैं ये लोग, वहाँ हुड्डा जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ये INDA गठबंधन है, कांग्रेस ने जो है मीटिंग बुला ली INDA की। कांग्रेस को पहले जो है अपने जो राज्य हारा था उन राज्यों के नेताओं को बुला के मंथन करना चाहिए था, उन राज्यों के जिन नेताओं की कमी थी उनको हटाना चाहिए था। उनको नहीं हटाते हुए पहले जो है ये लोगों ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई। ये कितनी बेशर्म वाली बात है। अरे पहले उन राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे, अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, उनको बुलाओ, उनको बोलो क्या काम किया तुमने, पहले उनको जो है सबक सिखाओ, तब बुलाओ ना INDA की गठबंधन की बैठक। अब तुम लोग जो है 3 राज्य हार गए, अब तुम्हारे को इंडिया गठबंधन याद आ रहा है, अब तुम उनको बुलाओगे, अब लोकसभा लड़ना है। अगर मैं बोलता हूँ इंडिया गठबंधन होता भी है तो ये लोग कितनी सीट ले लेंगे? मेरे हिसाब से 200 से नीचे जितने भी पार्टी हैं 200 लगा लो, बाकी की जो है मोदी जी और उनके गठबंधन वाले लेके जाएंगे। अगर कांग्रेस अकेली लड़ी तो शायद 100 या 120 तक ले सकती है। उधर जो है अखिलेश यादव नाराज हैं, अब किस को मनाओगे? अब कांग्रेस ने जो है इंडिया की बैठक बुलाई है, शायद 9 तारीख को तेलंगाना में। कांग्रेस के लिए भी ये बहुत दुविधा है, तेलंगाना में किसको CM बनाए। भले ही रेवंत रेड्डी वहाँ के पॉपुलर लीडर हैं, उनकी अध्यक्षता में वहाँ कांग्रेस जीत के आई, फिर भी उनके खिलाफ भी लॉबी काम कर रही है। उनके लीडर ऑपोजिशन है बट्टी विक्रम मल्लू और उत्तम कुमार रेड्डी। वहाँ कांग्रेस के लिए भी दुविधा है, हालांकि उनकी फुल मेजोरिटी है, कैसे भी करके एडजस्ट करेंगे, उनके लिए भी वहाँ दुविधा है। DK शिव कुमार को जो है लगा रखा है MLA को देखने के लिए। कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी, तोड़फोड़ वहाँ होने की कोई चांस नहीं है, पर दुविधा ये है कि किसको CM बनाया जाएगा। वहाँ भी जो है 3 घोड़े रेस में हैं, उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी और बट्टी विक्रम मल्लू। वहाँ पे भी जो है 3 घोड़े रेस में है। और टोपी वाले हमारे भाई साहब, उनने 9 सीट उतारी थी, 2 सीट वो भी हार गए। टोपी वाले आप समझ जाओ, हैदराबाद की ओल्ड सिटी वाली। और वो 9 सीट जो उतारी थी उनमें से जो उन्होंने 7 सीट जीती है ना, उनमें से 3-4 तो ऐसे हैं ना जो 3000, 4000, 2000 सीटें। याकूतपुरे का जो कैंडिडेट है उनका जाफ़र हुसैन, वो 800 के 900 वोटों से जीता है। अमजदुल्ला खान MBD का जो कैंडिडेट था उससे। और नामपल्ली में यही हुआ, मोहम्मद फिरोज खान जो कांग्रेस का था उससे 3000 वोटों से जीता है।
और ये MIM के पास जो है बोकस वोटिंग है, उनके पास एक 40-50 हज़ार बोकस वोट है, उनकी वजह से जीता। और मैं चैलेंज करता हूँ, क्या बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को, वो राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं ना, यहाँ से आ जाओ एक बार लड़ लो। और असदुद्दीन ओवैसी को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम जाके जो है एक बार क्या बोलते हैं वायनाड से लड़ जाओ, तुम वहाँ से जीत के दिखा दो। अगर एक बार मोदी जी अगर हैदराबाद आ गए ना, तुम्हारे असदुद्दीन वो सीट भी नहीं बचेगी, जो तुम 30-35 साल से जीत रहे हो ना, वो भी नहीं बचेगी। ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं। सारे मुस्लिम वोट भी देंगे मोदी जी को। बीजेपी, मोदी जी या RSS, ये जो है एंटी मुस्लिम नहीं है, ये उनके खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं या जो देश के खिलाफ नफरत बोते हैं। कभी मोदी जी ने ये नहीं बोला कि मुसलमान खराब है या ये है। जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। जो इंडिया के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वो, चाहे फिर मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो सब बोलेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मन में पूरा जहर घोल घोल के पूरा राजनीति करता है। मोदी जी से थोड़ा बीजेपी से पैसा लेता है, पूरा राजनीति करता है। बहरहाल मिजोरम का जो नतीजा है वो परसों आएगा, और उसकी भी जो है आप लोग को डिटेल में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।